स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे हिंदी बी स्पर्श का एमसीक्यू और अति लघु क्वेश्चन, दीर्घ लघु क्वेश्चन, मतलब जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चूंकि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें तो सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा, तो एमसीक्यू देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, टर्म 2 में क्वेश्चन आएगा लिखने वाला, सब्जेक्टिव आएगा, तो एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। हिंदी बी, हिंदी ए का पूरा बता चुके हैं, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा। हिंदी बी का नहीं बताए थे, तो हिंदी बी में जो जो चैप्टर पढ़ना है सभी का एमसीक्यू प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद फिर पहले जो जो पढ़ना है उस चैप्टर को बताएंगे, उसके बाद फिर बाकी चैप्टर का भी एमसीक्यू और बाकी क्वेश्चन को अपलोड कर देंगे। लेकिन फिलहाल टर्म 1 में जो पढ़ना है उसको देखते हैं। तो टर्म 1 में एक चैप्टर पढ़ना है स्पर्श में, सेकेंड चैप्टर है ना, तो उसका क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ये तो खरबूजे बेचने वाली से कोई खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था, ये पहला क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ रहेगा इस तरह से, चारों में से छांटना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था, इसलिए कोई उससे खरबूजा लेना नहीं चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, तो सब्जी तरकारी बेचकर पहला ऑप्शन है। दूसरा परचून की दुकान से, तीसरा मजदूरी करके और फेरी लगाकर कपड़ा बेचने से। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, सब्जी तरकारी बेचकर अपना घर परिवार चलाता था। तीसरा क्वेश्चन है लड़के की मृत्यु के दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल दी, तो जिस दिन लड़का मरा उसी दिन बुढ़िया खरबूजा बेचने चली गई। क्यों? क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, सही है पहला ऑप्शन भी। उसके पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे, ये भी सही लग रहा है। उसकी बहू बुखार से तप रही थी, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या किया, तो वह चिकित्सा को बुला कर लाई। उसने स्वयं भी देसी दवा खाने को दी। वह झाड़ फूँक करने वाले ओझा को बुला कर लाई, तो उसने झाड़ फूँक करने वाले ओझा को बुला कर लाई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुढ़िया खरबूजे कहाँ रख कर बेचती थी, तो बुढ़िया जो है खरबूजे फुटपाथ पर रख कर बेचती थी, फुटपाथ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, छठा क्वेश्चन है लेखक ने अपनी तुलना किससे की है, तो लेखक ने अपनी तुलना जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली या कटी पतंग, तो किससे, तो कटी पतंग से की है। ठीक है, तो कटी पतंग तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है, तो पहला है पोशाक मनुष्य के सामाजिक स्तर को दर्शाती है, सही बात है। पोशाक के द्वारा ही मनुष्य अपने और अन्य मनुष्यों में भेद करता है, सही है। खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है, सही है। मतलब तीनों का तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या बताना चाहता है, तो दुख का अधिकार ये जो चैप्टर है, कहानी है, इसमें लेखक दुख व्यक्त करने का अधिकार अमीरों को ही होता है, यह गलत है। दूसरा गरीब आदमी को दुख की अनुभूति कम होती है, गलत है। गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, ये ऑप्शन सही है, चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति यशपाल की नहीं है, तो देशद्रोही, भाषा और समाज, ज्ञानदान, मेरी तेरी उसकी बात। तो ये जो यशपाल का लिखा हुआ मैंने कौन सा ये कहानी नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो भाषा और समाज ये यशपाल का नहीं है। ठीक है, बाकी बात सब है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भाषा और समाज किसका है, तो रामविलास शर्मा की रचना है ये। ठीक है, तो खैर किसका ये नहीं पूछा, बस जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार भाषा और समाज, ये यशपाल का द्वारा लिखा हुआ कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो यशपाल का जन्म सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था, 1903 में फिरोजपुर छावनी में। ठीक है, अगला प्रश्न एक ये गद्यांश दिया हुआ है, मैंने पैसेज, इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना है। ठीक है, तो मनुष्यों की
पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो ये एक पैसेज है इसी अध्याय का, इसी चैप्टर का। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है उसको देखिए। मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती हैं, तो इस तरह से एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, उससे क्वेश्चन रहेगा 4-5। तो मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती हैं, तो उनकी पहला ऑप्शन है उनको प्रतिष्ठित बनाती है, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। तो ये पैसेज में उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, ये लिखा हुआ है, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे बंद दरवाजे को कौन खोलता है, तो हमारे बंद दरवाजे को हमारी पोशाक खोलता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब हम अपने से निचले श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। झुक करके तो झुकने नहीं देता है ना, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इसी का, पोशाक की तुलना किससे की गई है, तो पोशाक का तुलना कटी पतंग से की गई है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। 5वां नंबर है निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है, तो वायु का पर्याय पवन नहीं है, पावन नहीं है। पवन है पर्यायवाची शब्द, समीर भी है, हवा भी है। वायु मतलब पवन, समीर, हवा कह सकते, लेकिन पावन नहीं कह सकते, तो पावन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इसमें खाली स्थान भी देख लेते हैं। ये भी एमसीक्यू टाइप में इसको बनाकर पूछा जा सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न खाली स्थान में बांट देती है, तो श्रेणियों में बांट देती है। ठीक है, दूसरा है प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका खाली स्थान निश्चित करती है, तो दर्जा निश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अगला क्वेश्चन है कोई इसके खरबूजे खा लेते तो उसका खाली स्थान कैसे रहेगा, यानी ईमान धर्म कैसे रहेगा। लड़की की बुढ़िया माँ बावली होकर क्या खाली स्थान को बुला गई, ओझा को बुला गई है ना, बावली होकर के। शोक करने गम मनाने के लिए भी खाली स्थान चाहिए, तो सहूलियत चाहिए। शोक करने के लिए, खुशी मनाने के लिए भी, और गम मनाने दोनों के लिए पैसा चाहिए, सहूलियत चाहिए। ठीक है, तो ये सब एमसीक्यू था और कुछ खाली स्थान। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। तो लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर भी याद रखिए, काहे कि ज़्यादा एमसीक्यू नहीं बताएं, 20 एमसीक्यू था, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उतना ही सा हो सकता है, और भी क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए बाकी क्वेश्चन जो लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर है उसको भी याद रखिएगा, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शनल के रूप में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, खरबूजे बेचने वाली महिला पर लोग टिप्पणियाँ क्यों कर रहे थे। तो खरबूजे बेचने वाली महिला पर लोग इसलिए टिप्पणियाँ कर रहे थे क्योंकि वे उस महिला के दुख को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें तो बस उस महिला की लालच दिखाई दे रही थी कि बेटा आज मर गया और आज से खरबूजा बेच रही है। तो ये लालच लोगों को समझ में आ रहा था कि लालची बुढ़िया है, इसीलिए बेटा मर गया लेकिन गम नहीं करके और अभी खरबूजा बेचने निकल गई। लेकिन उनका जो मजबूरी था उन्हें कोई नहीं समझ पा रहा था। दूसरा ऑप्शन है, बूढ़ी महिला द्वारा खरबूजे बेचे जाने को लोग घृणित कार्य क्यों समझ रहे थे। तो बुढ़िया महिला द्वारा खरबूजा बेचे जाने को लोग घृणित कार्य इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उस महिला के घर में सूतक था। इस सूतक में उसके हाथ से खरबूजा खरीदने और खाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता था। सूतक यानी उसका बेटा का मृत्यु उसी दिन हुआ था और खरबूजा बेचने निकल गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया को खरबूजे बेचते देख लोग किन किन विशेषणों का प्रयोग कर रहे थे, उनका ऐसा कहना कितना उचित था। तो बुढ़िया को खरबूजे बेचते देख लोग लालची, बेहया, कमीने लोग जैसे विशेषणों का प्रयोग कर रहे थे। उनका ऐसा कहना तनिक भी उचित नहीं था क्योंकि बुढ़िया लालच या धन कमाने के लिए खरबूजे नहीं बेच रही थी, खरबूजे बेचना उनकी मजबूरी थी। अगला प्रश्न है, खरबूजे बेचने आई महिला फफक फफक कर क्यों रोए जा रही थी। खरबूजे बेचने आई महिला इसलिए फफक फफक कर रोए जा रही थी क्योंकि एक दिन पहले ही उसका जवान बेटा सांप के डसने से चल बसा था ना, सांप के हंसने लिखल है, डसने से ना। उसके घर में पोते पोती और बीमार बहू के लिए कुछ भी खाने को ना था। शोक मनाने की जगह खरबूजे बेचने की
विवशता और बेटे के दुख के कारण वह फफक फफक कर रो रहा था, यानी उसको दुख मनाने का भी ये नहीं हुआ और दुख मनाने की जगह उसे खरबूजा बेचना निकलना पड़ा, क्योंकि पोता पोती उसके घर में भूखे थे, बहू बीमार थे, है ना, इसीलिए मजबूर थे खरबूजा बेचने में और लोग उन्हें भला बुरा कह रहे थे, इसीलिए वो फफक फफक कर रो रही थी। बुढ़िया की उस विवशता का उल्लेख कीजिए जिसके कारण उसे सूतक में भी खरबूजे बेचने आना पड़ा। तो बुढ़िया के जवान बेटे को सांप ने डंस लिया था। ओझा से झाड़ फूंक करवाने और नाग पूजा के बाद दान दक्षिणा देने में घर का अनाज और आटा चला गया। उसके कफन के इंतजाम में साधारण जेवर भी बिक गए। भूख से बिलखते पोती पोतिया और बीमार बहू की भूख शांत करने की व्यवस्था में उसे सूतक में भी खरबूजे बेचने आना पड़ा। अगला प्रश्न, आज अच्छी पोशाक की आवश्यकता एवं महत्व क्यों बढ़ गया है? तो आज अच्छी पोशाक की आवश्यकता एवं महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अच्छी पोशाक से पता चलता है कि व्यक्ति की हैसियत अच्छी है। पोशाक के कारण व्यक्ति सम्मान का पात्र समझा जाता है। पोशाक से ही कुछ लोगों के कठिन काम सरलता से बन जाते हैं। सही बात है, अच्छा पहन के जाइएगा तो कहीं भी इज्जत कदर मिलता है ना, तो इसलिए आजकल पोशाक की आवश्यकता बढ़ गई है। बुढ़िया से खरबूजे खरीदने में लोगों को क्या डर सता रहा था? बुढ़िया अपने जवान बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने बाजार में बैठी थी। उसके घर में सूतक था, यह बात लोगों को पता थी। बुढ़िया से खरबूजे खरीदने पर लोगों को यह डर सता रहा था कि उन्हें पातक लग जाएगा और उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अपने बेटे का इलाज ओझा से कराना बुढ़िया को किस तरह भारी पड़ गया? तो जवान बेटे को सांप में डस लिया है, उसे सुनते ही बुढ़िया बावली हो गई। वह भाग कर ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूंक किया, नाग पूजा की दान दक्षिणा लिया, किंतु उनके बेटे भगवाना की जान नहीं बचा सकी। इस तरह ओझा से इलाज कराना बुढ़िया को भारी पड़ गया। भगवाना के इलाज और उसकी विदाई के बाद घर की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भगवाना के इलाज में ही घर का आटा और अनाज तक खत्म हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए कफन के इंतजाम में छोटे मोटे आभूषण तक बिक गए थे। अब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। इस तरह घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। अगला प्रश्न उठता है, भगवाना का मुंह अंधेरे खरबूजे तोड़ना किस तरह जानलेवा साबित हुआ? अंधेरे में खरबूजे तोड़ना किस तरह जानलेवा? तो भगवाना अपने खेत में मुंह अंधेरे ही पके खरबूज तोड़ने चला गया था ना, माने भिनसुरिया को तनी अंधार था उसी समय अंधारे में। तो वहाँ गीली मोड़ की तरावट में विश्राम करते हुए सांप पर उसका पैर पड़ गया, जिसे वह हल्का अंधेरा होने के कारण देख न सका था। सांप के हंसने लिख दिया, डसने से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह मुंह अंधेरे खरबूजे तोड़ना उसके लिए जानलेवा सिद्ध हुआ। ठीक है। बुढ़िया को रोते देखकर लेखक चाह कर भी क्या ना कर सका। खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया को रोते देखकर लेखक ने उसके दुख को महसूस किया। वह बुढ़िया के पास बैठकर अपनी हृदय की अनुभूति प्रकट करना चाहता था, पर अपनी पोशाक के कारण चाह कर भी ऐसा ना कर सका, अपने पहनावे के कारण। बुढ़िया के दुख से दुखी लेखक को किसकी याद आ गई? तो खरबूजे बेचने वाली महिला को रोती देखकर लेखक ने उसके दुख को महसूस किया। वह दुखी हो गया। बुढ़िया को शोक मनाने का भी अवसर ना मिल पाया था। यह सोचकर उसे अपने पड़ोस की संभ्रात महिला की याद आई, जो इस स्थिति में 2-2.5 महीने तक बिस्तर में भी ना उठ पाई थी, बिस्तर से भी ना उठ पाई थी ऐसी स्थिति में। तो ये था लघु उत्तरी प्रश्न, यानी छोटे आंसर वाले क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा दीर्घ लंबा वाला क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पूरा देख लीजिएगा ताकि एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है। बाकी जो एमसीक्यू है उसको तो खैर रटे लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न बनता है, बुढ़िया के बेटे की मृत्यु से उसे ज्ञान और माल दोनों की हानि हुई। दुख का अधिकार पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो बुढ़िया का 23 वर्षीय जवान बेटा ही उसका एकमात्र कमाऊ सदस्य था। वह शहर के पास की 1.5 बीघा भूमि पर सब्जियां उगाकर घर का गुजारा चलाता था। उसकी मृत्यु होने से घर में कोई कमाने वाला सदस्य ना बचा। उसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। सांप के काटने का इलाज करवाने के लिए उसकी माँ ओझा को बुला लाई थी, जिसने झाड़ फूंक और नाग पूजा के नाम पर दान दक्षिणा के रूप में अनाज होगा, है ना, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ वाले समझदार है, समझ ही सकते हैं। ठीक है,
जैसे झाड़ फेंक लिखल है, झाड़ फूक होगा यहाँ, इतना तो समझ सकते हैं। आटा तक चल गया, अनाज और आटा भी जो था उस तब चला गया दक्षिणा देने में। उसके लिए कफन की व्यवस्था करते हुए साधारण से बचे खुचे जेवर भी बिक गए हैं ना, जिससे बुढ़िया की पोते पोती को खाने के लाले पड़ गए। इस प्रकार बुढ़िया के बेटे की मृत्यु से उनकी जान और माल दोनों की हानि उठानी पड़ी। अगला भगवाना कौन था, उसकी मृत्यु किस तरह हुई। तो भगवाना कौन था, भगवाना खरबूजा बेचने वाली महिला का 23 वर्षीय बेटा था। वह अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जो शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर सब्जियां उगाकर गुजारा करता था। वह मुंह अंधेरे खेत में पके तरबूज तोड़ने गया था ताकि उन्हें इकट्ठा कर बाजार में बेच सके। खेत के गीली मोड़ की तरावट में एक सांप विश्राम कर रहा था। भगवाना उसे देख न पाया और उसका पैर सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डंस लिया। सांप का जहर उतारने के लिए ओझा को बुलवाया गया, पर विष के असर से उसका शरीर काला पड़ता गया और उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, कभी कभी पोशाकें मनुष्य के लिए बाधक सिद्ध होती है। ऐसी पोशाकों की तुलना किससे की है और क्यों। मनुष्य जब अच्छी पोशाक पहनकर कहीं आ जा रहा होता है, उसी समय जब वह निम्न श्रेणी के समझे जाने वालों की दुखी देखता है, तो वह उसके दुख से द्रवित होकर उसके दुख के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहता है, परंतु वह अपनी इच्छा पोशाक के कारण चाह कर भी उसके पास जाकर ऐसा नहीं कर पाता। लेखक ने ऐसी पोशाकों की तुलना हवा में लहराती उन कंटी पतंगों से की है जो हवा के झोंकों के कारण सीधे ज़मीन पर नहीं गिर पाता है। इसी तरह पोशाकें भी मनुष्य को अपनी स्थिति से नीचे जाने से रोकता। मैंने अच्छा एकदम सूट बूट में हो तो ऐसे में गरीबों का मदद करने के लिए नीचे झुकना भी लगता है पोशाक का बेइज्जती है ना। तो इसीलिए पोशाक का लेखक ने तुलना किया है कटी पतंग से, यानी पतंग एक बार कट जाता है तो उसके बाद भी वो डायरेक्ट गिरता नहीं, उसको ज़मीन में गिरना है, लेकिन हवा के झोंकों के कारण वो उड़ता ही रह जाता है ना। तो इसलिए कटी पतंग से इसका तुलना किया है। सूतक क्या है, समाज में इसकी प्रति क्या धारणा फैली है। दुख का अधिकार पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हिंदू परिवारों में जब किसी की मृत्यु होती है तो उस दिन से 13 दिन तक घर में को अपवित्र माना जाता है, घर को अपवित्र माना 13 दिन तक, है ना। इन दिनों में कोई मांगलिक और शुभ समझे जाने वाले कार्य नहीं किए जाते हैं। 13 दिनों की इस अपवित्रता की स्थिति को सूतक कहते हैं। समाज में सूतक के प्रति यह धारणा फैली है कि इस स्थिति में उस परिवार के हर सदस्य और हर वस्तु अपवित्र होती है। इन सदस्यों के हाथ से ली गई वस्तुएं खाने पीने से व्यक्ति का धर्म ईमान नष्ट हो जाता है और वह पाप का भागीदार बनता है। ऐसे में लोग सूतक से बचने का हर संभव प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां नंबर, दुख का अधिकार पाठ में किस सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया गया है, इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए इससे होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दुख का अधिकार पाठ में सांप के काटने पर इलाज, झाड़ फूक और ओझा से नाग देवता की पूजा अर्चना कराने तथा अत्यष्टि जैसे कार्य पर अपव्यय करने जैसे सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया गया है। यानी सांप को काटे तो ओझा का चक्कर में नहीं रहना चाहिए, पूजा पाठ के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर पास जाना चाहिए ना। इन बुराइयों के कारण अशिक्षा, रूढ़िवादिता, धर्म का भय तथा जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण अनपढ़ और ग्रामीण लोग इन बुराइयों का सरलता से शिकार बन जाते हैं। इनमें फंसकर वे अपना धन और समय ही नहीं गंवाते बल्कि पीड़ित और अपने प्रिय व्यक्ति की जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसकी सबसे अधिक मार गरीब परिवार को पड़ती है, जिन्हें बाद में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सब अंधविश्वास से बचनी चाहिए और इस तरह का जब घटना हो तो सही जगह पहुंचनी चाहिए, डॉक्टर के पास पहुंचनी चाहिए। दुख का अधिकार पाठ का उद्देश्य मानवीय संवेदना जगाना है, पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो दुख का अधिकार पाठ में खरबूजे बेचने वाली महिला की दुखी मनोदशा का ऐसा चित्रण करता है जो किसी भी संवेदनशील मनुष्य के हृदय को झकझोर जाता है। हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो संवेदनहीनता के कारण खरबूजे बेचने वाली जैसी दुखी, बेवश और शोक संतप्त के दुख को महसूस नहीं कर पाता। यानी ये खरबूजा बेच रहे थे बेचारे मजबूरी में, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, बुराई कर रहे थे, है ना, कि बेटा मरा है और आइए खरबूजा बेचने, है ना। उनके लिए ऐसी दुखी महिला घृणा और उपहास के पात्र नजर आते हैं। ये लोग दुखी व्यक्ति पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते हैं। दूसरे और समाज में लेखक जैसे भी
लोग हैं जो दूसरे को शोक संतप्त देखकर मन से दुखी होते हैं, परंतु कर्म करने के समय उसकी पोशाक आड़े आ जाती है। तो एक तरफ है कि लोग मजाक उड़ाने लगते हैं ऐसे बेबस बुजुर्ग को देख करके, जो काम कर रहे हैं, लगता है कि पैसे की भूखी है इसीलिए काम कर रही है इस उम्र में, लेकिन उसके साथ क्या मजबूरी है उसको कोई नहीं समझ पाता है। ठीक है। और दूसरे तरह के लोग होते हैं कि उनका मजबूरी अगर वो समझ भी रहा है, दिल में दुख भी हो रहा है, तो उसका मदद नहीं कर पाते हैं अपना पोशाक का चलते कि हम इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हैं, बैठ के इसका मदद या इसका दुख को कैसे सुने, है ना। तो इस पाठ के मुख्य उद्देश्य यही है कि वे दूसरों के दुख की अनुभूति करें, यानी दूसरों को दुख को समझे और दुखी व्यक्ति पर हंसना छोड़कर उसके साथ बैठकर उससे सच्ची सहानुभूति प्रकट करें, है ना। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और अपने जीवन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना, है ना। तो समझिएगा भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए रट लिए। यहाँ पे जो भी बात यहाँ पे बोला गया है, लाखों का बात है ना, बहुत कीमती बात यहाँ पे बोली गई है। तो इन सब बातों को अपने समाज में, अपने आप में खास करके लाने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि खाली किताब है भैया पढ़ो और एग्ज़ाम पास करो, उसके बाद फिर वही जाहिलगिरी करो, किसी का दुख को ना समझो, है ना, किसी का मजाक उड़ाओ। तो ये सब चीज़ों से बचे, है ना, किसी का दुख में मजाक उड़ाना, किसी को दुख को ना समझना, पोशाक का चलते हम अच्छा पहने का कि किसी का मदद ना करना, है ना। तो इन सब बुरी आदतों से बचे, यही इस अध्याय का सीख है। तो ये सीख सिर्फ इसलिए नहीं है कि एग्ज़ाम आप पास करिए इसको रट के, ना, अपने जीवन में इसको उतारिए और अपना जीवन को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई इसका चैप्टर लेकर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।